हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय यादव आपका अपने चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था मैकेनिक्स का। आज हम लोग मैकेनिक्स का एक जो पार्ट है शुद्ध गतिकी, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, हेडिंग डालिए शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुद्ध गतिकी के बारे में, शुद्ध गतिकी के बारे में हमने बताया था फ्रेंड्स। शुद्ध गतिकी में हम सिर्फ गति के बारे में अध्ययन करते हैं और बिना कारण बताए गति के बारे में, मतलब शुद्ध गतिकी यानी शुद्ध गतिकी नाम से पता चल रहा है, सिर्फ शुद्ध, बिल्कुल सिर्फ गति के बारे में अध्ययन करेंगे बिना कारण जाने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे गति के बारे में स्टडी करेंगे बिना कारण जाने हुए, बिना कारण के, बिना कारण बताए, बिना कारण बताए। इसका मतलब है, बिना कारण बताए का क्या मतलब है कि हमको इसमें किस वजह से गति हो रही है, यानी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है कि ये आगे जा रही है, इसमें हमको फोर्स के बारे में नहीं स्टडी करना है। फोर्स के इसके कारण के बताने के लिए हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम गति के बारे में, इसके जो पैरामीटर होते हैं गति के, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं। जैसे इसके पैरामीटर हो गए आपका दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब इसके गति के पैरामीटर हैं। तो इन पैरामीटरों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट को हमको ध्यान देना पड़ेगा, उन पॉइंटों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, ये है बिंदुवत वस्तु की अभिधारणा। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, आप एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। आप लोग इस पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक कार है जो कि मोशन में है। ये कार ये मोशन में है और इस कार की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और ये किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है कार। ये मान लीजिए पॉइंट, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो x मीटर है। ठीक है, या इसका दूरी मान लीजिए ये 10 मीटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये हमको कार एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी, एक पॉइंट यानी बिंदुवत वस्तु के रूप में दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार की लंबाई है इस चली गई इसकी दूरी के तुलना में बहुत नगण्य है। ये 10 मीटर जो है ये ज़्यादा है, इससे कई गुना ज़्यादा है 2 मीटर से। तो ये हमको कार बिंदुवत दिखाई देगी। तो इसी से हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर ऐसा कोई भी वस्तु होगी जो कि चली गई दूरी से, ठीक है, जिसकी लंबाई चली गई दूरी से कम होगा, बहुत नगण्य होगा, तो उसे हम क्या मान लेंगे? बिंदुवत वस्तु मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है तो उसे हम बिंदुवत वस्तु कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, चली गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उस वस्तु को बिंदुवत आवेश, बिंदुवत वस्तु
मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी, वस्तु का आकार मान लो 2 मीटर है, इसके द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर है, की तुलना में नगण्य हो। अब इसकी दूरी इसकी तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, 5 गुना छोटा है, तो उस वस्तु को बिंदुवत वस्तु मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे, बिंदुवत वस्तु मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन वस्तु क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, रेस्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो एक गेंद है, गेंद जो है खेलने वाली जो गेंद होती है, क्रिकेट की जो गेंद होती है, अगर क्रिकेट की गेंद मोशन में है मतलब कि अगर हम उसको फेंकते हैं तो उस कंडीशन में वो हमसे, उसकी जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता है, लेकिन जब फेंकते हैं तो उसकी हमसे दूरी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे हम कह देंगे कि गेंद क्या है, बिंदुवत वस्तु है। जब गेंद क्या है, जब गेंद को फेंकते हैं। ठीक है, अब जब गेंद ज़मीन पर घूम रही होती है, जब यहाँ पे ज़मीन पे घूम रही हो, तो उस कंडीशन में हम उसको बिंदुवत वस्तु नहीं मानेंगे। उसे बिंदुवत वस्तु इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कोई बिंदु जो होता है वो घूम नहीं सकता है, एक जगह पे घूम नहीं सकता है, इसलिए हम वहाँ पे बिंदुवत वस्तु नहीं मानेंगे। लेकिन जब फेंकेंगे तो उस कंडीशन में हम उसको बिंदुवत वस्तु मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गेंद बिंदुवत वस्तु होता है, और यहाँ पे बिंदुवत वस्तु नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिंदुवत वस्तु के बारे में हम लोग जान लिए डिटेल में, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे अपनी हेडिंग होगी, आगे अपना हेडिंग होगा निर्देश तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा आपका गति इसी पे बेस्ड है। जब तक निर्देश तंत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा अच्छे से, तब तक आप लोग गति के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको निर्देश तंत्र को समझना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग का हेडिंग होगा निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताइए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, आप लोग बताइएगा, एकदम आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, आप लोग ध्यान से समझिए। मान लो कि हमारे एक चिड़िया है, मान लो हमने यहाँ देखा एक चिड़िया है, ये चिड़िया है, और ये चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई है। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस चिड़िया की स्थिति बताइए, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले दिमाग में आएगा कि हम इसकी स्थिति कहाँ से बताएं, कहाँ से आया ना बात, कहाँ से बताएं। अब यही कहाँ से जो होता है, कहाँ से बताएं, वही होता है आपका निर्देश तंत्र, वही होता है एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहाँ से हम बताते हैं। निर्देश तंत्र क्या करता है? निर्देश तंत्र का यही काम है कि किसी भी वस्तु के गति या स्थिति के बारे में व्याख्या करना, बताना। ठीक है, उसी का काम निर्देश तंत्र होता है। अब अगर हम कहते हैं चिड़िया की स्थिति, एक पेड़ मान लीजिए, इस पेड़ से चिड़िया की स्थिति बताइए। मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है, अब हम कह रहे हैं कि इस पेड़ से इसकी स्थिति बताइए, तो आप लोग इसका स्थिति मेजर करके बता देंगे। इसकी ये पेड़ से ये कितनी दूर पे है, मान लो ये x दूरी पे है, तो आप बोल देंगे चिड़िया की स्थिति पेड़ से x मीटर पे है। ठीक है, तो ये पेड़ क्या हो गया, इसका निर्देश तंत्र हो गया, जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, वही आपका क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है। ठीक है बेटा, अगर हम निर्देश तंत्र को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग डिफिनीशन यहाँ पे ये इसको समझ लीजिए, यहाँ पे डिफिनीशन लिखिए। किसी वस्तु के, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन करने के लिए
निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में स्टडी करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी रेफरेंस तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, निर्देश तंत्र। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना निर्देश तंत्र के हम किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक यहाँ पे एक रेलगाड़ी जा रही है, एक पटरी है जिस पे एक रेलगाड़ी जा रही है, इधर एक रेलगाड़ी जा रही है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेल की पटरी है, इस पे रेलगाड़ी जा रही है। ठीक बेटा, ये रेलगाड़ी जा रही है। ठीक, ये रेलगाड़ी की, ठीक है, ये यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, इधर से एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, इससे खिड़की से ये आदमी देखता है कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे भी एक आदमी खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पे भी एक आदमी खड़ा है, और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इधर मोशन कर रही है। ठीक, और यहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे ही एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। अब ये प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ आदमी है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी से हम पूछते हैं कि बताइए पेड़ की स्थिति क्या है। तो ये आदमी बताता है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी है, ये बताता है कि ये पेड़ क्या है, स्थिर है। ठीक है, ये बताता है कि पेड़ स्थित है, जबकि ट्रेन में मोशन करने वाला, ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति से पूछते हैं तो बताता है, ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति बताता है कि ये जो पेड़ है वो गतिशील अवस्था में है। ठीक है बेटा, तो पेड़ में बैठा हुआ आदमी, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी पेड़ को बताता है गति अवस्था में है, जबकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी बताता है कि ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे प्रेक्षक सेम है लेकिन यहाँ पे प्रेक्षण अलग अलग आ रहा है, रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पेड़ है वो तो एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ये तो स्थिर अवस्था में ही वैसे दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो स्थिर अवस्था में ही, एक्चुअल में स्थिर अवस्था में प्रेक्षक एक है, लेकिन प्रेक्षण क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं इसका रीजन क्या है, इसका रीजन निर्देश तंत्र है। इसका निर्देश तंत्र जो है ये विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में है, निर्देश तंत्र यहाँ पे विरामावस्था में, जबकि ये निर्देश तंत्र क्या है, गत्यावस्था में है, यानी गति की अवस्था में है। ये निर्देश तंत्र गत्यावस्था में है। तो निर्देश तंत्र गत्यावस्था में, इसलिए ये पेड़ कैसा दिखाई दे रहा है, आपका गति में दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे जब निर्देश तंत्र आपका विरामावस्था में है, यानी निर्देश तंत्र जो होता है वो प्रेक्षक के पास होता है, जो प्रेक्षक करने वाला होता है, ठीक है, जो प्रेक्षण करता है यानी ऑब्जर्वर जो होता है उसके पास होता है। तो ये यहाँ पे निर्देश तंत्र विरामावस्था में, यहाँ पे निर्देश तंत्र गत्यावस्था में है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों, भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र की स्थितियों में, निर्देश तंत्र अगर भिन्न भिन्न होगा तो गति भी जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र हुआ, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वस्तु की गति भी क्या होगी, हमको भिन्न भिन्न, वस्तु की स्थिति भी हमको भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ऐसा इस चीज़ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु की गति भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु की गति
किसी वस्तु की स्थिति या गति, किसी वस्तु की स्थिति या गति भिन्न भिन्न, किसी वस्तु की स्थिति या गति भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में, भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक निर्देश तंत्र ये है, दूसरा निर्देश तंत्र है। पहला निर्देश तंत्र विरामावस्था में, दूसरा निर्देश तंत्र क्या है, गत्यावस्था में। गत्यावस्था के निर्देश तंत्र को ये पेड़ जबकि एक्चुअल में स्थिर है, गत्यावस्था में निर्देश तंत्र जो है उसको ये पेड़ गति में दिखाई दे रहा है, जबकि विरामावस्था में जो निर्देश तंत्र है उसको कैसा दिखाई दे रहा है, स्थिर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।